हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको टीजीटी पीजीटी की बहुत ही स्पेशल तैयारी करा रहा हूं। यहां पर मैं आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि पेपर में आ सकता है। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि 2021 के टीजीटी में हमारे 125 में से 80 सवाल आए थे और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस बार आपके 100 क्वेश्चन एज इट इज इसमें से फंसेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रूपक अलंकार। अगर दोस्तों आपको किसी भी सवाल का आंसर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लास्ट में ये जरूर बताएं कि आपने कितने का सही आंसर दिया। हमारा अगला सवाल है, निर्धन में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विसर्ग संधि। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि निर्धन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्धन का संधि विच्छेद होगा नेह प्लस धन। हमारा अगला सवाल है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा अगला सवाल है, निस्दिन बरसत नैन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रृंगार रस। अब यहाँ पर दोस्तों कौन सा श्रृंगार रस है? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस होगा। हमारा अगला सवाल है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्रृंगार रस। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला तो होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। हमारा अगला सवाल है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा रेखांकित शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब सर्वनाम वाले शब्द विशेषण का कार्य करें तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अद्भुत। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। हमारा अगला सवाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 16। आपको याद रखना है चौपाई सममालिक छंद है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हमारा अगला सवाल है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्साह। आपको याद रखना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति और रौद्र रस का होता है क्रोध। हमारा अगला सवाल है, सही वर्तनी बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, षष्टम। बाकी ये तीनों क्या हैं? गलत हैं। हमारा अगला सवाल है, अधः का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊपरी। वहीं आपको पता होना चाहिए समाप्त का विलोम शब्द क्या होता है? प्रारंभ होना। रति का क्या होता है? वियोग। खत्म का क्या होता है? शुरू। तो ये सभी विलोम शब्द भी आपको याद रखने हैं। हमारा अगला सवाल है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि वीणा पाणी का समास विग्रह क्या होगा तो आपका आंसर हो जाएगा, जिसके हाथ में वीणा हो उसे वीणा पाणी कहते हैं, अर्थात सरस्वती। हमारा अगला सवाल है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केसरी। जबकि बात करें पतंग, मरीचि, मार्तंड, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो केसरी है वो सिंह का पर्यायवाची है। हमारा अगला सवाल है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्याभ्यास।
आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कि नील गाय और प्रिय सखा ये कर्मधारय समास हैं, जबकि ऑप्शन 4 जो दे रखा है विद्याभ्यास ये तत्पुरुष समास है। हमारा अगला सवाल है कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अतुल। वहीं आपको याद रखना है कि आँख के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, जैसे लोचन हो गया, नयन, नेत्र, नज़र, ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं, जबकि अतुल जो होता है वो अद्वितीय का पर्यायवाची है। हमारा अगला सवाल है सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सो। हमारा अगला सवाल है देख सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करुण। अब आपको पता होना चाहिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। हमारा अगला सवाल है कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मराठी। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है और राजस्थानी हिंदी भी है। जबकि अगर हम मराठी की बात करें तो मराठी महाराष्ट्र राज्य की क्या है? क्षेत्रीय बोली है। हमारा अगला सवाल है कौन तुर्की शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डेरा। हमारा अगला सवाल है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अप्रमेय। हमारा अगला सवाल है तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कांच। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कांच का तत्सम रूप क्या होगा? हमारा अगला सवाल है और याद रखिएगा आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कांच का तत्सम रूप क्या होता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8। अब ये 8 कौन कौन सी प्रमुख बोलियां हैं? तो आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा की 8 प्रमुख बोलियां हैं, जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। तो ये 8 प्रमुख बोलियां हैं। हमारा अगला सवाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज रासो। वहीं आपको याद होना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो चंद बरदाई ने की थी। इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवनी तथा उनके चरित्र के बारे में वर्णन मिलता है। यह एक वीर रस प्रधान काव्य है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साधित सकर्मक धातु। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सदित सकर्मक धातु को हम सकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं, जैसे राम ने श्याम को हंसवाया, माँ ने पुत्र को सुलवाया। तो ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त काल। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 कालों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ में ये बताना न भूलें कि आपने कितने का सही आंसर दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है सारंग ले सारंग चल गई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पद्य में कौन सा अलंकार विद्यमान है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यमक अलंकार। हमारा अगला सवाल है जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बीभत्स रस। हमारा अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दृष्टांत। आपको याद रखना है कि हिंदी के कुछ प्रमुख छंद हैं, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलियां, हर गीत का उल्लाला, सवैयां, ये सभी क्या हैं? छंद हैं, लेकिन दृष्टांत कोई भी छंद नहीं है। हमारा अगला सवाल है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वर संधि। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमारा अगला सवाल है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पश्च संवृत। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये पश्च संवृत होता क्या है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्य करता है उसे पश्च संवृत स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा ऊ हो गया। क्योंकि आपको यहाँ पर दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि आपको डेफिनेशन दे देता है और फिर आपसे पूछता है कि ये किसकी परिभाषा दी गई है। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पूर्वी हिंदी। हमारा अगला सवाल है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला सवाल है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है परिमाण बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या गुणवाचक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुणवाचक। कुशाग्र विद्यार्थी के गुण को प्रदर्शित करता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर गुणवाचक है। हमारा अगला सवाल है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वल्लभाचार्य। हमारा अगला सवाल है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यति। आपको याद रखना है कि छंदों को पढ़ते समय जिन स्थानों पर विराम लेना पड़ता है उन विराम स्थलों को हम क्या बोलते हैं? यति कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण विराम। हमारा अगला सवाल है, अमर्ष क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक संचारी भाव। हमारा अगला सवाल है, कबीर दास की भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सदुक्कड़ी। अब आपको याद रखना है कि कबीर दास की भाषा सदुक्कड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी कहलाती है, क्योंकि सदुक्कड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। तो पेपर में कभी कभी आ जाता है कि पंचमेल खिचड़ी किसकी भाषा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कबीर दास। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी या फिर सुरसरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कालिंदी। आपको याद रखना है कि कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, जबकि आपको मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरता ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला सवाल है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका चयन आपको खुद करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमारा अगला सवाल है जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वधुर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वधु प्लस उर्मी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनिल। आपको यहाँ पर याद रखना है पावक, अनल, कृषाणु ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अनिल वायु का पर्यायवाची है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऋतु। हमारा अगला सवाल है,
भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गरुड़। आपको याद रखना है व्याल, सर्प, पन्नग ये सभी क्या हैं, भुजंग के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला सवाल है समुच्चय बोधक को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अविकारी। आपको याद रखना है कि दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाला शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। हमारा अगला सवाल है विभु का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सर्वव्यापक नित्य। हमारा अगला सवाल है व्यास का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समास। आपको याद रखना है कि समास का विलोम शब्द क्या होता है, व्यास होता है। संक्षेप का विलोम शब्द क्या होता है, विस्तृत होता है। और लघु का विलोम शब्द क्या होता है, दीर्घ होता है। हमारा अगला सवाल है धातु समाग में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दीर्घ संधि। वहीं अगर आपसे पूछता कि धातु समाग में कौन सी संधि विच्छेद होगी तो आपका आंसर हो जाता धातु प्लस ऊष्मा। हमारा अगला सवाल है लिपि की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाषा लिखने में। हमारा अगला सवाल है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 52 है, जिसमें 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन हैं। हमारा अगला सवाल है अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पंजाबी। आपको याद रखना है कि अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा की प्रमुख साहित्यकार है। इन्होंने रसीदी टिकट नाम से आत्मकथा लिखी है। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उर्वशी। आपको याद रखना है कि अंधा युग धर्मवीर भारती ने लिखी थी, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की है, नेहार महादेवी वर्मा की है। तो ये रचनाएं आपको यहाँ पर याद रखनी है। हमारा अगला सवाल है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक किसने लिखे थे। तो आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने लिखे थे। इन्होंने अजातशत्रु, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि नाटकों की रचना की है। हमारा अगला सवाल है सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बनारी दास जैन। आपको याद रखना है कि हिंदी में अपनी आत्मकथा सर्वप्रथम बनारी दास जैन ने अर्ध कथानक लिखी थी। कौन सी लिखी थी, अर्ध कथानक लिखी थी। हमारा अगला सवाल है सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब और कहाँ पर हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में काशी में हुआ था। सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने। हमारा अगला सवाल है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जय सिंह। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि बिहारी सतसई की रचना किसने की है। तो आपका आंसर हो जाएगा बिहारी सतसई की रचना बिहारी ने की है। यह रीत सिद्ध कवि हैं। हमारा अगला सवाल है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उद्दंड मार्दंड। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि उद्दंड मार्दंड हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका है। इसका संपादन कलकत्ता से 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा किया गया था। क्योंकि यहाँ पर यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि उद्दंड मार्दंड के संपादक कौन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर शुक्ल। इसका प्रकाशन कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो 1826 ईस्वी में कलकत्ता से हुआ था, लेकिन 1827 ईस्वी में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। हमारा अगला सवाल है
तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यथार्थवादी। अब यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह कविता किसने लिखी थी, तो आपको याद रखना है तोड़ती पत्थर कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। हमारा अगला सवाल है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लल्लू लाल। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। इनकी रचना प्रेम सागर है। वहीं अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्य साहित्य के प्रथम युग भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको निर्देश दे रखे हैं 61 से लेकर 66 निम्नलिखित मुहावरों के लिए सही विकल्प चुनिए। तो आपको 61 से लेकर 66 तक मुहावरे दे रखे हैं, उसका सही चयन आपको करना है। सबसे पहला सवाल दे रखा है, भीगी बिल्ली बनना का अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दीनहीन होकर सहम जाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंगूठी का नग होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बहुत कीमती होना। हमारा अगला सवाल है, अंगारों पर लौटना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दुख सहना। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, बात का धनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वायदे का पक्का। हमारा अगला सवाल है, थाली में बैगन होना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जिसका अपना कोई विचार न हो। हमारा अगला सवाल है, नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसके अर्थ के संदर्भ में 5 मुहावरे दिए गए हैं, उपयुक्त मुहावरा चुनिए। कपटी लोग मित्र के निर्धन होने पर मन फेर लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आंखें बदलना। हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं कि 67 से लेके 76 तक निम्नलिखित प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। अब आपको यहाँ पर अलंकार बताने हैं। तो सबसे पहले दे रखा है, बांधा था बिद को किसने इन काली जंजीरों से, मड़ वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अतिशयोक्ति। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात नर बा पाए बोराए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यमक अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, किलक अरे मैं नह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, वात्सल्य रस। हमारा अगला क्वेश्चन है, देख समस्त विश्व सेतु से मुख में, यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। तो दोस्तों उसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा रस होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अद्भुत रस। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उपमा अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको पंक्तियाँ दे रखी हैं, इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद इसका आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बरबे। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि बरबे एक छंद है और यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। हमारा अगला सवाल है, सुन से सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हर गीत का। ये हर गीत का जो है ये भी एक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-12 पर यति देकर कुल 28 मात्राएं होती हैं। तो ये दोस्तों आपके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट छंद हैं जो कि आपको यहाँ पर याद रखने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और आपसे यहाँ पर पूछा है कि इसमें दोहा होगा या चौपाई होगी या सबैया होगा या फिर रोला होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सबैया। सबैया छंद है,
इसमें 22 से 26 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सवैया क्या होता है, हर गीत का क्या होता है, बरवे क्या होता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तुक। हमारा अगला क्वेश्चन है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मात्रिक सम छंद। यहाँ पर आपको याद रखना है कि मात्रिक सम छंद कौन कौन से हैं, चौपाई, तोमर, हरगीतिका एवं रोला। तो ये सभी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अरे यायावर रहेगा याद रचना किस रूप में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यात्रा संस्मरण। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी अज्ञेय ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना केशव दास की नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण गीता। यहाँ पर आपको दोस्तों याद रखना है कि केशव दास हिंदी साहित्य के रीति काव्य धारा के कवि हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं कवि प्रिया, रामचंद्र का, विज्ञान गीता और रसिक प्रिया। जबकि दोस्तों कृष्ण गीता केशव दास की रचना नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तलाक से जुड़ी बाल समस्या। कौरवी किस बोली का दूसरा प्रचलित नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खड़ी बोली। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि कौरवी खड़ी बोली का दूसरा नाम है। खड़ी बोली का यह नाम कुरु प्रदेश, अब यह कुरु प्रदेश कौन कौन से होते हैं, दिल्ली हरियाणा क्षेत्र की बोली होने के कारण दिया गया। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है कि खड़ी बोली क्यों कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि कुरु प्रदेश की बोली होने के कारण कौरवी को हम क्या बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं। हमारा अगला सवाल है, लोकायतन किनकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुमित्रा नंदन पंत। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मंगलसूत्र। आपको दोस्तों याद रखना है कि मंगलसूत्र प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास है जो कि अपूर्ण है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि मंगलसूत्र को किसने पूर्ण किया था। तो आपको याद रखना है कि मंगलसूत्र उपन्यास को शिव मंगल सिंह सुमन ने पूर्ण किया था। किसने किया था, शिव मंगल सिंह सुमन ने पूर्ण किया था। हमारा अगला सवाल है, रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साहित्य। हमारा अगला सवाल है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। हमारा अगला सवाल है, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पांचों उंगलियां घी में। हमारा अगला सवाल है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संकट के समय बचाव के लिए सोचना। हमारा अगला सवाल है, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुनें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुण के विरुद्ध नाम होना। हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ी 3 पुस्तकें लिखी है। सबसे पहली हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसको कि 1940 ईस्वी में लिखा गया था। दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसको 1952 ईस्वी में लिखा गया था।
तीसरा है हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास, इसको 1953 ईस्वी में लिखा गया था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको 3 महत्वपूर्ण पॉइंट और याद रखने हैं कि सबसे पहले आपसे यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था, तो आपका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में लिखा था। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा था। और कब लिखा था? 1938 ईस्वी में लिखा था। और तीसरा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा था, तो आपका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा था। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रीकांत वर्मा। अब यहाँ पर दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेते हैं। सप्तक परंपरा का आरंभ तार सप्तक से माना जाता है। किससे माना जाता है? तार सप्तक से माना जाता है, तथा इसका संपादन अज्ञेय ने किया था। दोस्तों अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि सप्तक परंपरा का आरंभ या फिर संपादन किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा अज्ञेय ने किया था। प्रयोगवाद का आरंभ भी इसी तार सप्तक से माना जाता है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि हरिनारायण व्यास तथा नरेश मेहता किस सप्तक से हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा सप्तक से हैं। वहीं बात करें नेमी चंद्र जैन की, तो ये तार सप्तक के कवि हैं। हमारा अगला सवाल है, अंधा युग किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि अंधा युग की रचना कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा अंधा युग की रचना 1954 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? धर्मवीर भारती ने की थी। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि अंधा युग एक गीत नाट्य है। हमारा अगला सवाल है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रोचे। अब यहाँ पर इसका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों क्रोचे का पूरा नाम है बेनिदितो क्रोचे। क्या है? बेनिदितो क्रोचे है। अभिव्यंजनवाद सिद्धांत सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें IA रिचर्डसन की, तो इन्होंने दोस्तों मूल्य सिद्धांत तथा संप्रेषण का सिद्धांत दिया था। ये यहाँ पर सिद्धांत आपको याद रखने हैं। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि मूल्य सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा IA रिचर्ड्स। वहीं दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि संप्रेषण का सिद्धांत किसने दिया था, तो भी आपका आंसर क्या होगा? IA रिचर्ड्स। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें लॉन्जाइनस की, तो इन्होंने काव्य में उदात्त का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? उदात्त का सिद्धांत दिया था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 सूची दे रखी हैं, आपको बड़ी अच्छी तरीके से इनको पढ़ना है, फिर इसका मिलान करना है। देख लेते हैं किस तरीके से मिलान होगा। शुद्ध कविता की खोज, ये संबंधित है दोस्तों आपके दिनकर से। आत्मनेपद, ये संबंधित है अज्ञेय से। एक साहित्य की डायरी, ये संबंधित है मुक्ति बोध से। वहीं बात करें डी की, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये संबंधित है हजारी प्रसाद द्विवेदी से। इस तरीके से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको करना क्या है? इसका सही मिलान करना है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आपको करना क्या है? इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको एक तरफ पत्रिका दे रखी है और दूसरी तरफ आपको संपादक दे रखे हैं, आपको सही मिलान इसका करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले पढ़ लेते हैं। हिंदी प्रदीप, दोस्तों ये संबंधित है बालकृष्ण भट्ट से। वहीं बात करें ब्राह्मण, तो ये संबंधित है प्रताप नारायण मिश्र से। सरस्वती, ये संबंधित है महावीर प्रसाद द्विवेदी से। और वसुधा, ये संबंधित है कमला प्रसाद से। हमारा अगला सवाल है,
रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक तरफ क्या दे रखा है, रस सूत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्या दे रखा है, आपको व्याख्याकारों के नाम दे रखे हैं। तो मैं सिर्फ आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रामचंद्र शुक्ल ने। आपको दोस्तों याद रखना है कि पुरानी हिंदी को हम अपभ्रंश भाषा के नाम से जानते हैं या फिर उत्तर अपभ्रंश भी इसको कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, किन रचनाकारों की भाषा को संध्याभास कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बौद्ध सिद्ध। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राहुल ने। आपको याद रखना है कि राहुल ने आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहा है। हमारा अगला सवाल है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिषी से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से रीत सिद्ध कवि हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिहारी। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि बिहारी सतसई की रचना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहारी सतसई की रचना बिहारी ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केदारनाथ सिंह। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में विस्तार से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उम्मीद करूँगा दोस्तों वो आपने वीडियो देखी होगी। यहाँ पर दोस्तों आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि अकाल में सारस किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। यहाँ पर आपको याद रखना है कि अकाल में सारस जिसकी रचना 1988 ईस्वी में हुई थी, इसके लिए केदारनाथ सिंह को 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था तथा 2013 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हमारा अगला सवाल है, हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नागार्जुन। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिंदगी नामा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जिंदगी नामा की रचना 1979 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? कृष्णा सोबती ने की थी। इस उपन्यास के लिए इन्हें 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 सूची दे रखी हैं और इसका आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर हम मिलान करते हैं। विजयपाल ये संबंधित हैं अपभ्रंश से, चर्या गीत ये संबंधित हैं संध्या भाषा से, कीर्तिलता ये संबंधित हैं मैथिली से और खुसरों की पहेलियाँ ये संबंधित हैं हिंदवी से। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, आला खंड किसने लिखा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जगनेक ने। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आला खंड को परमल रासों के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा अबुल हसन। इनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। अब बात कर लेते हैं चंदबरदाई की। तो दोस्तों चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में काफ़ी बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा चंदबरदाई ने की थी। जबकि अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन था, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंदबरदाई। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि ये
पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं। तो सबसे पहले पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परमाल रासो। हमारा अगला सवाल है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिहारी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रहीम। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शंकराचार्य। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामचंद्र शुक्ल। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नंद दुलारे वाजपेयी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि नंद दुलारे वाजपेयी एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं तथा इन्होंने ही प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक तरफ बोली दे रखी है और एक तरफ उनकी जगह दे रखी है कि ये किस किस जगह बोली जाती हैं, इसका मिलान आपको करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सम्मिलित कीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आपने पिछले क्वेश्चन में किया था वही आपको यहाँ पर करना है। इसका आंसर मैं आपको खुद बताता हूँ। करो संबंधित है बांगरू से, करहु संबंधित है अवधि से, करो संबंधित है ब्रज से और करा संबंधित है भोजपुरी से। इस तरीके से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, देसिल बयाना सब जन मिठा किसका कथन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यापति। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1876 ईस्वी में यह किसका कथन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देश भाषा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि आचार्य शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में अपभ्रंश भाषा की चर्चा करते हुए लिखा है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है। दोस्तों आपको इस वाक्य में पहचानना है कि किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है, ये कहाँ पर शुक्ल ने व्याख्या की है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रजवासी दास। हमारा अगला सवाल है, स्वदेश दीपक की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोर्ट मार्शल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मम्मट। हमारा अगला सवाल है जो कि आपका 122वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहले भावम, फिर दंडी, फिर आनंदवर्धन और उसके बाद कौन आते हैं, मम्मट आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहामह ये 6ठी शताब्दी के हैं,
दंडी ये 7वीं सदी के हैं, आनंदवर्धक ये 10वीं सदी के हैं और मम्मट आपके 11वीं सदी के हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। हमारा अगला सवाल है, उपन्यासकारों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देवकी नंदन खत्री, राधिका रमण प्रसाद सिंह, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सही मिलान करना है और यहाँ पर हम मिलान करते हैं तो देशद्रोही संबंधित है यशपाल से, भूले बिसरे का चित्र संबंधित है भगवती चरण से, अनाम दास का पौधा ये संबंधित है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी से और निरुपमा वर्मा ये संबंधित है निराला से। इस तरीके से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब कृष्णचंद्र ये संबंधित है महुए के पेड़ से, हरिशंकर परसाई ये संबंधित है 5 रुपए की आज़ादी से, राजेंद्र यादव ये संबंधित हैं जहां लक्ष्मी कैद है और कमलेश्वर ये संबंधित हैं राजा निर्बंसिया से। तो दोस्तों इस तरीके से आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपने बहुत सारे क्वेश्चनों का सही जवाब दिया होगा। मेरी कुछ तबीयत खराब चल रही है इसलिए मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आगे से मैं आपकी रेगुलर वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।